हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मिश्रा क्लासेज में। आज हम 11th का बायोलॉजी स्टार्ट करेंगे। 11th का प्लांट फिजियोलॉजी से। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। प्लांट फिजियोलॉजी से देखो, प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि यहीं से ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ से अगर स्टार्ट करना पढ़ोगे ना तो थोड़ा मज़ा आने वाला है। ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उठाया हूँ रिस्पायरेशन इन प्लांट। सबसे पहले बॉटनी का है रिस्पायरेशन इन प्लांट, इसी को सबसे पहले पढ़ाएंगे। चैप्टर 14 है। चैप्टर क्या है? चैप्टर 14 है, याद रखना। चैप्टर 14 है, प्लांट फिजियोलॉजी का पार्ट है। हमको क्या क्या पढ़ना है प्लांट फिजियोलॉजी में? रिस्पायरेशन इन प्लांट, फोटोसिंथेसिस, मिनरल न्यूट्रिशन और प्लांट ग्रोथ हार्मोन और एम्बिशन वगैरह पढ़ना है, ये सब। ठीक है, तो इसमें 5 या 6 यूनिट हैं, उसको हमको मिला पढ़ना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रिस्पायरेशन इन प्लांट। इसमें पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। देखो, आप लोग जब भी पढ़िएगा तो आप एनसीईआरटी अपनी लेके बैठिएगा ना। एनसीईआरटी लेके बैठना है, क्योंकि एनसीईआरटी से ही सही पॉइंट को हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, एनसीईआरटी का कुछ पॉइंट इनिशियल कहें 1 या 2 पैराग्राफ, उसको हम छोड़ रहे हैं। उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। उसको हम जब टॉपिक का एंड होगा उसको हम लास्ट में कवर करेंगे। इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले पढ़ेंगे ग्लाइकोलिसिस। क्या पढ़ेंगे? ग्लाइकोलिसिस, जो सबसे टफ है। ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, फिर इलेक्ट्रिक फर्मेंटेशन, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उसके फिर आरक्यू वैल्यू, फिर फेट ऑफ सबस्ट्रेट। ऐसा पढ़ने के बाद जो इनिशियल का पैराग्राफ एनसीईआरटी का, उसको सबसे बाद में पढ़ेंगे। सबसे बाद में लेक्चर के एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि छोटा सा खत्म हो जाएगा। तो यही साथ स्टार्ट करने वाले हैं ग्लाइकोलिसिस से। ग्लाइकोलिसिस से ही स्टार्ट करेंगे कहानी ना। ग्लाइकोलिसिस देखो, और हो सकता है गाइस हमारे लेक्चर को जितना हो सकता है उतना शेयर करो। ठीक है, आप लोग शेयर करते नहीं है। जितना हो सकता है अपने ग्रुप में सबको बताओ। यहाँ पे बायोलॉजी स्टार्ट हो गई है। यूनिट 7 यूनिट है। ठीक है, 11th का बायो है, 11th का है रिस्पायरेशन इन प्लांट। देखो कुछ समझो रिस्पायरेशन के बारे में। रिस्पायरेशन होता क्या है? अगर रिस्पायरेशन एक ब्रीदिंग टाइप का होता है। कोई भी बैक्टीरिया हुआ, ठीक है, बैक्टीरिया या प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, कोई भी हो, उसकी जो ऑक्सीजन लेने के प्रोसेस होते हैं। ऑक्सीजन, जब भी कोई ऑक्सीजन लेता है ना, उससे एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? एनर्जी। कुछ पॉइंट डिस्कस कर दे रहा हूँ। एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी रिलीज होने से ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो यही पूरा ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म O2 लेता है, ठीक है। O2 से क्या होती है? एनर्जी रिलीज होती है। और जब भी एनर्जी रिलीज होती है वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, कैसे होता है, उसको ध्यान से समझना। वहां पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो रिस्पायरेशन प्लांट में देख रहे हैं। प्लांट में सबसे पहले देख रहे हैं ग्लाइकोलिसिस। क्या देख रहे हैं? ग्लाइकोलिसिस देख रहे हैं। देखो, एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होता है एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन वो होता है जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में होता है और फाइनली CO2 निकल जाता है। CO2 निकल जाता है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। और दूसरा एनएरोबिक रिस्पायरेशन होता है जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, वहां पे कोई CO2 नहीं निकलता, वहां पे इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होता है। तो एरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के प्रेजेंट में है, एनरोबिक रिस्पायरेशन जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में है। ठीक है, ये सब पॉइंट डिस्कस करना जरूरी नहीं है, लेकिन सबसे लास्ट में इसको भी डिस्कस करेंगे सेपरेट लेक्चर में। तो आज हम यहाँ पे मेन पॉइंट, क्योंकि देखो रिस्पायरेशन में तीन ही चीजें लोग मिस आउट करते हैं। एक ग्लाइकोलिसिस, दूसरा क्रेब्स साइकिल, तीसरा ETS। ठीक है, ये तीनों है क्या? ये 3 चीजें जल्दी समझ में आती नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में इस तरीके से दिया है कि समझना इम्पॉसिबल, लेकिन हम समझाएंगे समझ में आएगा, इसलिए ध्यान से देखना। देखो ग्लाइकोलिसिस देखो क्या होता है, ध्यान समझना।
ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? देखो ग्लाइकोलिसिस जो होता है ना, ग्लाइकोलिसिस, आज हम ग्लाइकोलिसिस डिस्कस करेंगे। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं ईएमपी पाथवे। क्या कहते हैं? ग्लाइकोलिसिस को कहा जाता है ईएमपी पाथवे कहते हैं। क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे। तो ग्लाइकोलिसिस को क्या कहा जाता है? ईएमपी पाथवे कहा जाता है। ईएमपी पाथवे। ईएमपी पाथवे किस लिए कहा जाता है ग्लाइकोलिसिस को? ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी पाथवे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। ईएमपी मतलब तीन डिफरेंट साइंटिस्ट हैं। देखो पहला ईएमपी मतलब इम्बेडेन, एम मतलब मेयर हाफ, और पी मतलब परनस, वहां पे लिखा गया है इम्पटी। ई मतलब क्या होता है? इम्बेडेन। ई मतलब क्या हुआ? इम्बेडेन होता है। ई मतलब क्या होता है? इम्बेडेन, ठीक है। एम मतलब क्या होता है? मेयर। एम मतलब क्या होता है? मेयर हाफ। एम मतलब क्या होता है? मेयर हाफ होता है। एम मतलब क्या होता है? मेयर हाफ। एम मतलब क्या होता है? मेयर हाफ। ए मतलब, और पी मतलब क्या होता है? परनस। पी मतलब क्या होता है? परनस। देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, इसको याद रखना जरूरी है। ग्लाइकोलिसिस टर्म किसने दिया? गोस्टोक, इम्बेडेन, ओटो, मेयरहाफ, जे परनस। इसको याद रखना चाहिए। क्या? गोस्टोक, इम्बेडेन, ये अलग है। गोस्टोक, इम्बेडेन, ये तो ईएमपी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। गोस्टोक, इम्बेडेन, दूसरा ऑटो, मेयरहाफ, और तीसरा जे परनस। तीसरा क्या है? तीसरा जे परनस है। तीसरा क्या? तीसरा जे परनस। तो इसको याद रखना। तो ग्लाइकोलिसिस को क्या कहते हैं? ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी मतलब इम्बेडेन, एम मतलब मेयरहाफ, और पी मतलब परनस। इम्बेडेन क्या? गोस्टो इम्बेडेन। क्या हुआ? एनसीईआरटी में दिया हुआ है गोस्टो इम्बेडेन, गोस्टो इम्बेडेन। और मेयरहाफ क्या? ऑटो मेयरहाफ, और जे परनस। ठीक है। इनका फुल फॉर्म टोटल याद रखना। इनका टोटल नाम गोस्टो इम्बेडेन, ठीक है, ऑटो मेयरहाफ और जे परनस। जे परनस, गोस्टो इम्बेडेन, ऑटो मेयरहाफ और जे परनस। ग्लाइकोलिसिस कहते हैं ईएमपी पाथवे। और ग्लाइकोलिसिस जो होता है, इतना नोट करो, ग्लाइकोलिसिस जो होता है करना, ग्लाइकोलिसिस नोट करके बताता हूँ, इतना नोट करके बताता हूँ। हो गया? देखो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस, अभी तुम मिटा ही सकते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ग्लाइकोलिसिस, देखो ग्लाइको मतलब क्या होता है? ग्लूकोज। ग्लाइको मतलब क्या होता है? शुगर। ठीक है, ग्लाइको मतलब क्या होता है? शुगर ना, शुगर होता है। और लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन। लाइसिस मतलब होता है ब्रेक डाउन होता है। द ग्लाइकोलिसिस, देखो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइको मतलब शुगर और लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन या टूटना। क्या होता है? ये स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्या होता है? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता क्या? स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड या स्टेप वाइज ब्रेकिंग ऑफ फूड। फूड का स्टेप वाइज टूटना, यही क्या होता है? रिस्पायरेशन। यही क्या होता है? रिस्पायरेशन होता है। स्टेप वाइज ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मतलब किस तरीके से स्टेप वाइज फूड का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वही क्या है? ग्लाइकोलिसिस। अभी देखते हैं क्या ग्लाइकोलिसिस, तो ध्यान में आया? तो स्टेप वाइज यहाँ पे शुगर टूटेगा। क्या? यहाँ पे शुगर टूटेगा स्टेप वाइज। देखो यहाँ पे क्या क्या हम रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट लेके चलेंगे। पहले शुगर हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, फैट हो सकता है, ऑर्गेनिक एसिड हो सकता है। क्या रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट हो सकते हैं? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट क्या हो सकते हैं? क्या? पहला शुगर, ठीक है, शुगर, फैट, प्रोटीन, शुगर फैट प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड और अदर सब्सटेंस। इतना मीनिंग इतना ही एनसीईआरटी में। अदर सब्सटेंस, तो क्या क्या रिस्पायरेटरी सबस्टेंस लेंगे? या शुगर, या फैट, या प्रोटीन,
या प्रोटीन या ऑर्गेनिक एसिड या अदर सब्सटेंस लेके चलेंगे, या अदर सब्सटेंस लेके चलेंगे। ध्यान देना, अदर सब्सटेंस लेके चलेंगे, इतना हुआ, अदर सब्सटेंस लेके चलेंगे। तो ग्लाइकोलिसिस का मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस, पहली बात ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पैथवे कहते हैं। ईएमपी पैथवे इसलिए कहते हैं कि इमिडेन मेयरहाफ पर्नस, ठीक है, बॉस्टो इमिडेन, ऑटो मेयरहाफ और जे पर्नस, इन्होंने इसको ग्लाइकोलिसिस को दिया था। देखो ग्लाइकोलिसिस जो होता है, ये ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये कॉमन पैथवे होता है। क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस कॉमन पैथवे होता है। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस कॉमन पैथवे होता है। क्या होता है? कॉमन पैथवे होता है। कॉमन पैथवे फॉर किसके लिए होता है? एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस कॉमन पैथवे होता है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस कॉमन पैथवे होता है एरोबिक रिस्पायरेशन एंड एरोबिक रिस्पायरेशन। ग्लाइकोलिसिस जो होता है ये इसमें क्या था? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है, इनकम्प्लीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। क्योंकि यहाँ पे न तो CO2 का यूज होता है, न तो O2 का यूज होता है। न तो हम O2 का यूज लेके चलते हैं, न तो हम CO2 का, इसमें किसी का यूज नहीं होता। न तो O2, देख लेना पूरे साइकिल में क्या होगा, न तो O2 का यूज होगा, न तो CO2 का यूज होगा। इसलिए कह रहे हैं कि पार्शियल ऑक्सीडेशन है, पार्शियल ऑक्सीडेशन। न तो इसमें CO2 का यूज हो रहा है, न तो इसमें O2 का यूज हो रहा है। ये इसलिए क्या है? ये पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। न तो इसमें CO2 का यूज होता है, न तो O2 का यूज होता है, ठीक है। और क्या एक कॉमन पैथवे होता है एरोबिक रिस्पायरेशन और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये ऐसे कह सकते हो, ये कॉमन पैथवे होता है फॉर यूकैरियोटिक के लिए एंड प्रोकैरियोटिक के लिए। ये यूकैरियोटिक के लिए भी कॉमन होता है और प्रोकैरियोटिक के लिए भी कॉमन होता है। याद रखना, ग्लाइकोलिसिस कहाँ कहाँ हो सकता है? ग्लाइकोलिसिस बैक्टीरिया में हो सकता है, ठीक है, आर्कीबैक्टीरियम हो सकता है, यूकैरियोटिक में होगा, प्रोकैरियोटिक में होगा। ग्लाइकोलिसिस एक्सेप्ट आरबीसी और वायरस में नहीं होता है। याद रखना, वायरस और आरबीसी में नहीं होता है। ग्लाइकोलिसिस वायरस और आरबीसी में नहीं होता, बाकी हर जगह होता है ना। ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? बाकी हर जगह। तो ग्लाइकोलिसिस क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस कॉमन पाथवे होता है फॉर एरोबिक एंड एनएरोबिक रिस्पायरेशन। ये एक पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है। अगर ऑक्सीडेशन का थोड़ा सा भी आइडिया तो बताते हैं। पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड होता है। पार्शियल, न तो O2 का यूज होगा, न तो CO2 का यूज होगा। इस स्टेप में ग्लाइकोलिसिस में न तो O2 का यूज करेंगे, न तो, इसलिए कह रहा कि ये दोनों के लिए कॉमन है। ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रिस्पायरेशन के लिए और एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एरोबिक रिस्पायरेशन मतलब जिसमें ऑक्सीजन यूज होता है, और एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन यूज नहीं होता है। आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एरोबिक रिस्पायरेशन ही पहले पढ़ेंगे। तो एरोबिक रिस्पायरेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन का यूज होता है, CO2 निकल जाए। जब ऑक्सीजन का यूज हुआ, CO2 निकल गया, तो क्या होगा? इसे कहते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन। कंप्लीट ऑक्सीडेशन उसको बोलते हैं जिसमें CO2 पूरी तरह से निकले। हाँ, ऑक्सीजन का यूज भी हो, CO2 निकल जाए, यही होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। और इनकम्प्लीट जिसमें CO2 न निकले उसे कहते हैं इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन। आज समझ में? तो ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी पाथवे कहते हैं। ईएमपी क्यों कहते हैं? क्योंकि इमिडेन मेयरहाफ पर्नस ने दिया था ग्लाइकोलिसिस। अब देखो ग्लाइकोलिसिस का जो इतना हो गया नोट डाउन। ग्लाइकोलिसिस का जो लोकेशन होता है, क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस का जो लोकेशन होता है, ग्लाइकोलिसिस का जो लोकेशन होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाया जाता है? इसका जो लोकेशन होता है कहाँ होता है? लोकेशन ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म में कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म में, या कहाँ? साइटोसोल, या साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। रखना, ग्लाइकोलिसिस का लोकेशन कहाँ होता है? ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में या साइटोसोल में। कहाँ पाया जाएगा? साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा या साइटोसोल में। ग्लाइकोलिसिस कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म पाया जाता है या साइटोसोल में।
देखो ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप टोटल होते हैं। क्या इसमें कितना टोटल 10 स्टेप होता है, टोटल 10 स्टेप होता है। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, टोटल 10 स्टेप होता है। इन 10 स्टेप में टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। इन 10 स्टेप में टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। 10 स्टेप में इसमें क्या होता है कि 10 स्टेप में टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं। टोटल 10 एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, टोटल 10 एंजाइम। तो कितना स्टेप होता है, ये 10 स्टेप होता है और 10 एंजाइम। इसलिए ये क्या होता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, मेटाबॉलिक, क्योंकि इसमें एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए क्या होता है, ये मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। इसलिए इसमें क्या होता है, एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। क्या होता है, एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। कैसा होता है, मेटाबॉलिक। क्या होता है, ये एक मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें 10 स्टेप में जो 10 स्टेप हो रहा है, 10 स्टेप में एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। 10 स्टेप में क्या होता है कि एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। याद रखना, 10 स्टेप में क्या होता है कि एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। जितना जो 10 स्टेप होता है, टोटल 10 स्टेप में एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। आया समझ में, इधर नोट करो। जो टोटल 10 स्टेप होता है, इसमें टोटल 10 स्टेप में एंजाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है। देखो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है, ग्लाइकोलिसिस में अगर ओवरऑल देखें, ग्लाइकोलिसिस में देखो ये ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज देखो, ग्लूकोज पूरा टूटता है, ग्लूकोज पूरा टूटता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में। किसमें टूटता है ग्लूकोज, किसमें, ग्लूकोज किसमें टूटता है, ग्लूकोज। देखो ग्लाइकोलिसिस में होता क्या है कि ग्लूकोज टूट जाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। किसमें टूटता है, पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। ये होता है पायरुविक एसिड होता है। ऐसे ऐसे कितना बनेगा, 2 मॉलिक्यूल। ये पूरा एक समरी बता रहा हूँ, समरी कि ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल मतलब C6H12O6, ये टोटल किसमें होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है, जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, वो होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है ना, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है। क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है। ग्लाइकोलिसिस का जो एंड प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। क्या 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड होता है, मतलब एंड प्रोडक्ट। ओवरऑल भी बताता हूँ, ओवरऑल एंड बताता हूँ। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। लास्ट में क्या बनेगा, पायरुविक एसिड बनेगा। ध्यान से समझना ग्लाइकोलिसिस के साइकिल के एक एक स्टेप को, ध्यान से समझना, बारीकी समझना एक एक स्टेप को, ठीक है। एक टर्म समझो, देखो ऑक्सीडेशन। देखो इसमें जो ग्लाइकोलिसिस होगा, जो इसमें ग्लूकोज टूटेगा स्टेप वाइज। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना होता है स्टेप वाइज। स्टेप वाइज क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना। इसमें क्या होता है कि स्टेप वाइज ग्लूकोज टूटता है, ठीक है। जो स्टेप होता है, जो एक एक स्टेप होता है, प्रत्येक स्टेप क्या होता है, वो ऑक्सीडेशन होता है। प्रत्येक इसका ईच स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। प्रत्येक स्टेप इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस का जो स्टेप होता है, वो स्टेप क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे ऑक्सीडेशन समझो, यहाँ पे ऑक्सीडेशन समझो। तब ऑक्सीडेशन देखो, ऑक्सीडेशन इसमें क्या है, इसका ऑक्सीडेशन, इसमें ऑक्सीडेशन देखो, स्टेप का ऑक्सीडेशन इसमें क्या होता है, NAD प्लस इसका रिडक्शन होता है, NAD प्लस में हम प्रोटॉन ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन किसमें चेंज हो जाता है, NADH में चेंज हो जाता है, NADH में, NADH2 या NADH में चेंज हो जाता है, NADH में किसमें चेंज हो जाता है, NADH2 में, NADH में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये स्टेप क्या है, ये रिडक्शन होता है, रिडक्शन, इसको समझना है। तो ग्लाइकोलिसिस में
NAD प्लस क्या होता है, रिडक्शन होता है, इससे NADH बनता है, NADH बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होगा, NAD प्लस का रिडक्शन होता है, इससे क्या बनता है, NADH बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस में NAD प्लस का रिडक्शन होता है, ये प्रोसेस क्या रिडक्शन है। और जो इसका स्टेप होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। जो इसका स्टेप होता है ये क्या होता है, इसका ऑक्सीडेशन। और ये वाला NAD प्लस का, NAD प्लस किसमें चेंज होगा, NAD। देखो जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। जहां पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो वो ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, NADH बना है, आया NADH बना है, ये क्या होता है, रिडक्शन होता है। अब ग्लाइकोलिसिस की साइकिल को एक एक पार्ट को ध्यान से समझो, एक एक पार्ट को ध्यान से समझो। ग्लाइकोलिसिस के एक एक पार्ट को ध्यान से समझना, कैसे कैसे हम चल रहे हैं, कैसे कैसे हम प्रोसीड कर रहे हैं। ग्लाइकोलिसिस के एक एक पार्ट को ध्यान से समझना। देखो ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ध्यान से समझना। ग्लूकोज दिखाई दे रहा है कि नहीं उतना ऊपर लिखने से। देखो ये क्या है, ये ग्लूकोज है, ध्यान समझना। ग्लूकोज ना, ये कितने कार्बन को होता है, 6 कार्बन को होता है। कितने कार्बन को होता है, 6 कार्बन को होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन को होता है, 6, ये कार्बन को होता है। ग्लूकोज कितने कार्बन को होता है, 6 कार्बन को होता है ना ग्लूकोज। देखो देखो ग्लूकोज कितने कार्बन को होता है, 6 कार्बन। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज, ध्यान समझना। ग्लूकोज 6 फास्फेट में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक, क्योंकि यहाँ पे फास्फेट का एडिशन हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक फास्फेट का एडिशन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक फास्फेट का, देखो ग्लूकोज है, यहाँ पे 6 पोजीशन पे फास्फेट ऐड हो रहा है। जब भी फास्फेट हम ऐड करते हैं यहाँ पे एक ATP खर्च हो जाती है। जब भी हम फास्फेट ऐड करते हैं यहाँ पे एक ATP खर्च हो जाती है। जब भी हम यहाँ पे फास्फेट एक ऐड करते हैं तो यहाँ पे एक ATP क्या होती है, खर्च हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो ADP होगा, ATP होगा, ATP ये ADP में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी एडिनोसिन ट्राइफास्फेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट किस में कन्वर्ट हुआ, एडिनोसिन डाइफास्फेट में, एडिनोसिन डाइफास्फेट में। यानी ATP खर्च हो गया, क्या होगा, ATP खर्च हो गया। ध्यान से देखो, फिर देखो ग्लूकोज 6 फास्फेट से, फिर ग्लूकोज 6 फास्फेट से कन्वर्ट होता है फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ। इसको याद कर लेना पूरा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फिर क्या होता है कि फ्रक्टोज 6 फास्फेट से फ्रक्टोज 1,6 20 फास्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, 20 फास्फेट में कन्वर्ट हुआ, 20 फास्फेट ना। यहाँ पे देखो फिर से क्या हुआ कि हम वन पोजीशन पे फिर से फास्फेट का एडिशन कर रहे हैं। हम वन पोजीशन पे हम फिर से फास्फेट का एडिशन कर रहे हैं। हम वन पोजीशन पे फिर से फास्फेट का एडिशन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक ATP और खर्च हो जाती है, यहाँ पे एक ATP और खर्च हो जाती है। ATP किसमें टूट जाता है, ADP में, एडिनोसिन डाइफास्फेट में। यानी यहाँ पे देखो इतने स्टेप में कितना ATP खर्च हुआ, 2 ATP। ध्यान समझना कितना ATP खर्च हुआ, 2 ATP, एक यहाँ एक ATP यहाँ, क्योंकि यहाँ फास्फेट का हम एडिशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, फास्फेट का एडिशन कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फास्फेट का एडिशन। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ, ये हमारा सेकेंड हुआ और ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ ना, ये हमारा थर्ड स्टेप हुआ। स्टेप ध्यान देना, आया देखिए इतना दिखा दे रहा है नहीं, हाँ इतना दे रहा है। अब देखो यहां से क्या कर रहे हैं, यहां से हम फर्दर क्या कर रहे हैं, यहां से हम यहाँ पे आ रहे हैं। यही वाला रिएक्शन यहाँ लिख रहे हैं ना, क्योंकि अगर नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा, नीचे लिखेंगे दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ लिखो, इसको देखो, इसको हम शॉर्टकट लिख रहे हैं,
फ्रक्टोज फ्रक्टोज 1 फ्रक्टोज 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 1,6 बिस फास्फेट ना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, यही था ना, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट क्या होता है, डाई ऐप में कन्वर्ट हो जाता है, डाई ऐप और किसमें, डाई ऐप और PgAl में कन्वर्ट हो जाता है, PgAl कितने, PgAl में कन्वर्ट होता है। ये 3 कार्बन का और ये 3 कार्बन का आया, ये 3 कार्बन का, ये तिरके डाई ऐप, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, इसका फुल फॉर्म लिख लो, लिखा दे रहा है, डाई हाइड्रोक्सी क्या, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट लिख लो, डाई हाइड्रोक्सी तुम लिखो, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, ये फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड तुम लिखोगे क्या, तो डाई हमारे पास जगह नहीं है, तो डाई ऐप का फुल फॉर्म क्या होता है, डाई ऐप का डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, और PgL का फास्फोग्लिसरल्डिहाइड, PgL का फुल फॉर्म क्या होता है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। ये थर्ड स्टेप था, ये हुआ हमारा फोर्थ स्टेप ना, ये हमारा हुआ फोर्थ स्टेप, ये थर्ड स्टेप था, ये हमारा फोर्थ। ये देखो ये रिवर्सिबल स्टेप है, यानी ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो सकता है, ये इसमें कन्वर्ट हो। अभी देखो कहीं पे ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है, केवल क्या हम केवल फास्फेट का एडिशन ही तो कर रहे हैं, अभी ऑक्सीडेशन कहीं नहीं हुआ, केवल एक दूसरे में चेंज हो रहा है। ग्लूकोज किसमें चेंज हुआ, ग्लूकोज 6 फास्फेट में, ग्लूकोज 6 फास्फेट किसमें चेंज हुआ, फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, फ्रक्टोज 6 फास्फेट किसमें चेंज हुआ, फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में, और फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट किसमें चेंज होगा, डाईएप में, मतलब PgAl में चेंज हुआ। किसमें चेंज हुआ, PgAl में चेंज हुआ, किसमें चेंज हुआ, PgAl में चेंज हुआ। तो किसमें चेंज हो गया, PgAl में, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड और क्या, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट। अब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फास्फेट, देखो अब इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट कर लो, इसको नोट करो, ठीक है, इसको नोट करो, इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहा हूं, हाँ इसको मिटा रहा हूं, इसको नोट डाउन कर लो, इसको मिटा रहा हूं। ये फोर्थ स्टेप था ना, देखो ये फोर्थ। अब देखो यहीं से फिर यहीं से आगे प्रोसीड कर रहे हैं, यहीं से आगे प्रोसीड करेंगे। तो क्या था, डाईएप ये रिवर्सिबल का निशान, और PgAl ये भी 3 कार्बन का और ये भी 3 कार्बन का ना। वहां पर यहां तक 4 स्टेप हो गया है, यहां तक क्या हुआ, 4 स्टेप हो गया है, यहां तक क्या हुआ, अभी इकट्ठे लिख देंगे ना, अभी इकट्ठे लिख देंगे, यहां तक 4 स्टेप हुआ ना, यहां तक 4 स्टेप। अब देखो अभी पीछे कोई ऑक्सीडेशन नहीं हुआ था, केवल 2 ATP खर्च हो गया था, केवल 2 ATP खर्च हो गया था फास्फेट के एडिशन में। यहां से देखो, यहां से पहली बार क्या होता है, यहां से पहली बार क्या होता है, यहां से पहली बार ऑक्सीडेशन होता है, यहां से पहली बार क्या होता है ऑक्सीडेशन। ये किसमें चेंज होता है, ये चेंज हो जाता है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फास्फो PGA का फुल फॉर्म क्या है, 1,3 बिस मतलब 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज होता है। किसमें चेंज हुआ, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड क्या होता है, फास्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हुआ, फास्फोग्लिसरिक एसिड है 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में, 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड में। यानी फास्फेट का एडिशन कहाँ पे कर दिए हैं, 1 पे किए हैं और 3 पे किए हैं, 1 पे कर दिए हैं और 3 पे कर दिए हैं। 1,3 बिस फास्फोग्लिसरिक एसिड, फास्फेट का एडिशन कहाँ किए हैं, 1 पे किए हैं और 3 पे किए हैं। ध्यान सुनना, यहाँ क्या होता है, यहाँ पे NAD प्लस किसमें चेंज होता है, NADH में। ये स्टेप क्या है, स्टेप क्या था मेरा, स्टेप तो ऑक्सीडेशन है, स्टेप क्या है, स्टेप ऑक्सीडेशन है, स्टेप ऑक्सीडेशन है, स्टेप क्या है, ऑक्सीडेशन है, स्टेप ऑक्सीडेशन है।
लेकिन ये वाला क्या है, ये रिडक्शन है। NAD प्लस किसमें चेंज होगा, NADH में, जहां पे हाइड्रोजन का एडिशन होगा वो क्या होता है, रिडक्शन होता है। तो ये वाला रिडक्शन है, स्टेप क्या ऑक्सीडेशन है, स्टेप क्या ऑक्सीडेशन है, और ये वाला प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन होता है। आज समझ में, देखो अब यहाँ से फिर क्या हुआ, यहाँ से फिर किसमें चेंज हो गया, ये कौन सा स्टेप था, ये 5th स्टेप था ना, इसमें किसमें ये चेंज हो गया 3PGA में, 3PGA में। जैसे ही 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड किसमें चेंज होगा, 1 पोजीशन से फास्फेट को हटा दिए, 1 पोजीशन से फास्फेट को हटा दिए, 1 पोजीशन से फास्फेट को हटा दिए, तो क्या बन गया 1 पोजीशन से फास्फेट। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे पहली बार क्या होता है कि ADP किसमें चेंज होता है, ATP में चेंज हुआ। देखो यहाँ पे पहली बार ATP का फॉर्मेशन हुआ है, किस पोजीशन पे, 6th पोजीशन पे। यहाँ पे पहली बार क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पहली बार क्या होता है, ATP का फॉर्मेशन, ADP किसमें जो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में, यहाँ पे ATP का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। 3 फास्फोग्लिसरिक एसिड, देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे यहाँ पे क्या है, PGL फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, फास्फोग्लिसरल्डिहाइड है, और ये क्या है, ये 1,3,20 PGA फास्फोग्लिसरिक एसिड है। यानी एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है किसमें कन्वर्ट होता है, एसिड में। देखो लॉजिकली समझो, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिड में। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें कन्वर्ट हुआ, एसिड में। इसका लिख लो फास्फोग्लिसरल्डिहाइड आया। 3PGA से क्या होता है, 3PGA से फिर ये कन्वर्ट होता है 2PGA में, 2PGA में। 3PGA से किसमें कन्वर्ट हुआ, 3PGA से किसमें कन्वर्ट हुआ, 2PGA में। 3PGA से किसमें कन्वर्ट हुआ, इसको मिटा रहे हैं, ठीक है। 3PGA से किसमें कन्वर्ट हुआ, 2PGA में। ये कौन सा ये 7वां स्टेप है। 3PGA से किसमें कन्वर्ट हुआ 2PGA में। 3PGA से किसमें कन्वर्ट हुआ, 2PGA में ना। अब देखो यहाँ से इसको मिटा रहा हूं, ध्यान से इसको नोट डाउन कर लेना, नोट डाउन करना साथ साथ। अब देखो यहाँ से क्या है, यहाँ से 2PGA से कहाँ, यहाँ से 2PGA से कहाँ कन्वर्ट हुआ, 2PGA से कन्वर्ट होता है, 2PGA से कन्वर्ट होता है, 2PGA से यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को हटा दोगे, क्या वाटर मॉलिक्यूल को हटा दो तो ये कन्वर्ट हो जाता है PEP में। इसको कहते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट, इसको कहते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट, फास्फोइनॉल पायरुवेट। इसे क्या कहते हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फास्फोइनॉल पायरुवेट, PEP कहते हैं, PEP कहते हैं फास्फोइनॉल पायरुवेट। ये क्या, अब ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, यहाँ पे क्या, ये कन्वर्ट होता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, किसमें, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड में, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक फॉर्मूला क्या होता है, CH3COOH, ये होता है पायरुविक एसिड का फार्मूला, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड। इस स्टेप में क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक ADP ATP में कन्वर्ट होता है, ATP में। ये क्या था, ये 6वां, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, और ये टोटल 10 स्टेप होता है, ये वाला 10वां, ठीक है। 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, टोटल कितना होता है, टोटल 10 स्टेप होता है। कितना होता है, 10 स्टेप होता है। टोटल कितना हुआ, टोटल 10 स्टेप होता है। कितना होता है, 10 स्टेप। आज समझ में, टोटल 10 स्टेप होता है, तो यही ओरल होता है। देखो ओरल होता है, देखो यहाँ देखो, यहाँ से क्या होता है, यहाँ से साइकिल 2-2 बार चलती है। यहाँ से साइकिल क्या होती है, यहाँ से ये साइकिल 2-2 बार चली। एक बार तो चली, एक बार तो क्या, एक बार ये साइकिल चली, ठीक है। यहाँ से याद रखना, डाई ऐप और PGL से साइकिल कितनी बार चलती है, यहाँ से साइकिल 2 बार चलती है। यहाँ से साइकिल कितनी बार, यहाँ से साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है। यानी इसलिए क्या होगा, यहाँ पे
टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है, एक बार में एक बार में एक, टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन हुआ। क्योंकि यहाँ से साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है, क्योंकि हमको 6 कार्बन कंप्लीट करना है ना ग्लूकोज का, हमको ग्लूकोज का 6 कार्बन कंप्लीट करना है। 6 लेके चले तो हमको 6 मिलना भी चाहिए, 6 लेके चले तो हमको 6 मिलना भी चाहिए। देखो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल मिला, टोटल मिलाकर 6 कार्बन हो जाएगा, टोटल मिलाकर 6 कार्बन। तो यहाँ से साइकिल कितनी बार चलती है, 2 बार चलती है, यानी यहाँ पे 2, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 2 है ही। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब देखो यहाँ पे बना क्या 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 बना, यानी यहाँ से 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ। ध्यान देना, स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ था, स्टार्टिंग में 2 ATP खर्च हो गया था। स्टार्टिंग में क्या हुआ था, 2 ATP खर्च हुआ था, ठीक है, स्टार्टिंग वाला। पहले इसको काउंट करो, यहाँ से क्या मिला, यहाँ से 2 NADH, क्योंकि एक बार में एक NADH, एक बार में एक NADH, 2 NADH ना, 2 NADH, क्योंकि साइकिल 2 बार चली है। यहाँ से यहाँ पे 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP, एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ, एक ATP यहाँ, एक ATP यहाँ, एक ATP यहाँ और एक ATP यहाँ, क्योंकि साइकिल 2 बार चली है, इसलिए इसमें क्या होता है, साइकिल 2 बार चली है, इसमें क्या होता है कि 2 NADH और 2 क्या, 2 NADH, 2 NADH क्या, 2 NADH, 2 NADH और 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। अभी बता रहा हूँ, ध्यान समझना। इसको मिटाऊं, इसको नोट कर लिए, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब पूरी साइकिल लिख दे रहा हूँ, पूरी साइकिल शॉर्टकट तरीके से पूरी, बस यही साइकिल याद होना चाहिए, याद रखना यही साइकिल। एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, एंजाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हुआ क्या, ग्लूकोज किसमें टूटा, ग्लूकोज 6 फास्फेट में। यहां से क्या हुआ, यहां से एक ATP ADP में कन्वर्ट हुआ, यही हुआ था ना। फिर क्या हुआ, फिर फ्रक्टोज 6 फास्फेट में टूटा, फ्रक्टोज 6। फिर यहां से क्या हुआ, फिर यहां से फ्रक्टोज 1,6 बाईफास्फेट में टूटा, 1,6 बाईफास्फेट में, 1,6 बाईफास्फेट में। यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक ATP ADP में कन्वर्ट हुआ, ATP खर्च हो रहा है, हाँ। फिर यहाँ से क्या हुआ, फिर यहाँ से डाई और किसमें कन्वर्ट हुआ, PGAL में कन्वर्ट हुआ। ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन ना, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, आ समझ में, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन ना, ये 3 कार्बन, ये 3 कार्बन, ठीक है। देखो यहाँ पे एंजाइम होता है हेक्सोकाइनेज, नोट कर सकते हो। अभी एंजाइम लास्ट में देखते हैं, आया। फिर यहाँ से क्या हुआ, डाईएप, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, डाईएप और PGAL, ये भी 3 कार्बन का है, 3 कार्बन का, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से किस में कन्वर्ट हो गया, यहाँ से किस में कन्वर्ट हुआ, 1,3,20 PGA में, 1,3,20 PGA में। ये भी यहाँ पे क्या होता है, पहली बार ऑक्सीडेशन, NAD+ किसमें कन्वर्ट हुआ, NADH में, NADH में, स्टेप ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन ना। फिर यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से 3PGA, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 पोजीशन पे एक फास्फेट ऐड किए हैं, 1 पोजीशन पे एक, यहाँ पे 1 पोजीशन में एक फास्फेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, यहाँ पे एक फास्फेट को हटा दिए, ऐड किए तो फिर हटा दिए। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से ATP में कन्वर्ट होता है, फिर ATP का फॉर्मेशन होता है। फिर यहाँ से 2PGA से से क्या होता है, PEP होता है। यहाँ से एक H2O निकाल दो। फिर यहाँ से क्या, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड ना, ये क्या फॉर्मूला होता है, CH3COH होता है। यहाँ से क्या हुआ, एक ADP ATP में कन्वर्ट हुआ, है एक इतना दिखाई दे रहा हूँ, एक ADP ATP में कन्वर्ट हुआ, एक ADP ATP में कन्वर्ट हुआ। यही तुम्हारा क्या ओवरऑल साइकिल है, क्या समझना। देखो
यहाँ पे तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या है, पायरुविक एसिड है। यहाँ पे एक बात देख रहे हो, ना तो O2 का यूज हो रहा है, ना तो CO2 का यूज हो रहा है, ना तो O2 का यूज हो रहा है और ना तो CO2 का यूज हो रहा है, ना तो इसमें O2 का यूज हो रहा है और ना ही CO2 का यूज हो रहा है, ना तो इसमें O2 का यूज हो रहा है ना तो CO2 का यूज हो रहा है। किसमें, ग्लाइकोलिसिस में। 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड कितने, ये 3 कार्बन का होता है। कितने, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का होता है। आया, ठीक है। ये देखो यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हेक्सोकाइनेज एंजाइम होता है, हेक्सोकाइनेज। हाँ, यहाँ पे होता है ग्लूकोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ पे होता है नोट कर सकते हो, ग्लूकोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ होता है फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, यहाँ होता है एल्डोलेज। ठीक है, ऐसे ऐसे एंजाइम आप रख सकते हो। देखो इसका जो इसका ये 1 स्टेप है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 4, ये तो क्या होगी, ये 4, ये तो 5 होगा ना, इसमें काउंट हो रहा 5, 6, 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये टोटल ये 10 होगा। तो 10, और देखो 1, 3, 10 स्टेप जो होता है वो इरिवर्सिबल होता है। 1, 3, 10 स्टेप, 1, 3, 1, 3 और 10 स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेप होता है। तो 1, 3, 10 स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल स्टेप होता है। वन थ्री स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल। देखो ये भी रिवर्सिबल होता है, ये वाला क्या, ये भी रिवर्सिबल स्टेप होता है ना, ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है। ये भी क्या होता है, रिवर्सिबल स्टेप होता है। देखना 1, 3, 10 स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है, बाकी सब रिवर्सिबल होता है। 1, 3 स्टेप, 1, 3, 10 स्टेप क्या होता है, इरिवर्सिबल, बाकी सब रिवर्सिबल होते हैं। तो बाकी सब एक दूसरे में चेंज हो सकते हैं। आया, ओवरऑल देखो ये साइकिल आपको याद होनी चाहिए, ये साइकिल आपको याद होनी चाहिए। देखो अब यहाँ पे ध्यान समझना, देखो अब यहाँ पे बताओ, यहाँ पे कितना एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है, कितना। स्टार्टिंग में देखो 2 एटीपी खर्च हो गया है, स्टार्टिंग में 2 एटीपी खर्च हो गया, इसको काउंट करेंगे नहीं, यहां से काउंट करो। यहां से साइकिल कितनी बार चली है, यहां से ये साइकिल 2 बार चली है, यहां से साइकिल 2 बार, 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 यहां से साइकिल। देखो यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हुआ है और 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है, 2 NADH और 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ है। तो क्या, तो ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस में 2 NADH का फॉर्मेशन होता है और क्या 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, 2 ATP और 2 ATP कंज्यूम हो जाती है, खर्च हो जाती है। 2 ATP कंज्यूम हो जाती है मतलब क्या होती है, खर्च हो जाती है। 2 ATP कंज्यूम हो जाती हैं मतलब क्या होता है, खर्च हो जाता है। 2 ATP कंज्यूम, इसको कौन लिख रहे हैं, 2 NADH बना, 2 ATP बना और 2 ATP कंज्यूम हो गई, 2 ATP क्या होगी, खर्च होगी। आया, 2 ATP क्या होगा, खर्च होगा, इसको नोट डाउन करो। 2 ATP क्या हुआ, खर्च हो गया। अब देखो एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एंड प्रोडक्ट, जल्दी देखो, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस क्या होता है, एंड प्रोडक्ट होता है पायरुविक एसिड होता है। क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है। तो पायरुविक एसिड एंड प्रोडक्ट अब क्या होता है, पायरुविक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड। तो ग्लाइकोलिसिस का कोई पूछेगा एंड प्रोडक्ट क्या होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड होता है, 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड होता है। ग्लाइकोलिसिस में देखो कितना, 2 NADH बना, 2 NADH, 2 ATP बना, ठीक है, 2 ATP। एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है, एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ऐसे 2 NADH से कितना ATP हुआ, 6 ATP, 6 ATP। ये कितना हुआ, 2 ATP, 2 ATP, 2 ATP। एक NADH से कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, एक NADH से 2 ATP, एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन,
एक NADH से 3 ATP का फॉर्मेशन होता है। ऐसे कितने NADH? 2, 3 6, इसको टोटल जोड़ो कितना हो गया? 8 ATP। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में अपना एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या? एरोबिक, ध्यान देना, एरोबिक रिस्पायरेशन में पूछेगा ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक रिस्पायरेशन में कितना एटीपी बनता है? टोटल 8 एटीपी बनता है। एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनता है? 8 एटीपी। इसको बैठा लो दिमाग में। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ग्लाइकोलिसिस में एरोबिक रिस्पायरेशन में टोटल 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना? 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और देखो 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एनएरोबिक रिस्पायरेशन में केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 2 एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है, क्योंकि एनरोबिक में ऑक्सीजन यूज होगा नहीं, इसलिए केवल हमको एटीपी से मतलब होगा। तो यार इसे बैठा लेना। एनरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी का, ग्लाइकोलिसिस में एनएरोबिक रिस्पायरेशन में 2 एटीपी, एरोबिक रिस्पायरेशन में 8 एटीपी। अगर पूछता है ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनता है, इसको मिटा रहे हैं, पूछता है ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनता है, तो बताना ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी बनता है। नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, क्या? नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, क्या बताओगे? केवल 2 एटीपी, केवल 2। देखो 3 टाइप का क्वेश्चन है, सब क्लियर होना चाहिए। 3 टाइप क्वेश्चन सब क्लियर। पहला पूछता है ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है? 2 मॉलिक्यूलर पायरुविक एसिड। दूसरा पूछता है एरोबिक रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलिसिस में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये पूछता है कि ग्लाइकोलिसिस में कितना ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है? तो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन वही क्या पीजीएल से किस में कन्वर्ट होता है? 1,3-D पीजीएल में, 1,3-D पीजीए में। वही स्टेप क्या होता है? उसका ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन होता है। ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन ये सब 2 स्टेप होता है। यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन होता है। एक NADH से 3 एटीपी, ऐसे कितना NADH? 2 NADH है। टोटल कितना एटीपी बना? 6 एटीपी। और 2 एटीपी बना था, 2 एटीपी बना था नीचे, 2 एटीपी बना था, इसलिए टोटल 8 एटीपी हुआ। तो एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 8 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और एरोबिक रिस्पायरेशन में कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है? 2 एटीपी का। और पूछता है नेट गेन एटीपी ऑफ ग्लाइकोलिसिस, क्या बताओगे? 2 एटीपी। नेट गेन ऑफ ग्लाइकोलिसिस में कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है? केवल 2 एटीपी का। इसको लिखवा दे रहे हैं, फिर खत्म कर रहे हैं लेक्चर को, ठीक है। इसका ओवरऑल व्यू बता दिया टोटल, बस यही बात है सबको। और साइकिल याद होनी चाहिए, ठीक है, साइकिल याद होनी चाहिए। तो क्या 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 एरोबिक रिस्पायरेशन में कितने टीपी का फॉर्मेशन? ग्लाइकोलिसिस में, इन ग्लाइकोलिसिस में और किसी में नहीं, ग्लाइकोलिसिस में कितने टीपी का फॉर्मेशन होता है? कितने टीपी का फॉर्मेशन होता है? केवल 8 एटीपी का। 8 एटीपी कैसे हुआ? 2 NADH ना और 2 एटीपी, यही बना था। और 2 स्टार्टिंग में खर्च हो गया था। कितना एटीपी? यहाँ से 6 एटीपी, 6, यहाँ से 2 एटीपी, 2 एटीपी, टोटल कितना हुआ? 8 एटीपी ना। अब देखो एनएरोबिक रिस्पायरेशन में कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है? केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है ना एनएरोबिक। और नंबर ऑफ एटीपी इन ग्लाइकोलिसिस, कितना एटीपी बना? कितना एटीपी? केवल 2 एटीपी। यही होता है नेट गेन एटीपी। तो उम्मीद करता हूं इतना समझ जाना। नेट गेन एटीपी इतना अच्छे से नोट डाउन कर लेना बढ़िया से। और साइकिल को याद रखना, बार बार जितनी बार हो सकता है उतनी बार याद रखना अच्छे से। फिर अगले लेक्चर में नेक्स्ट करेंगे क्रेब साइकिल की तरफ बढ़ेंगे और इंटरमीडिएट इसका पढ़ेंगे क्रेब साइकिल की तरफ बढ़िया से।
ठीक है। हो सकता है इसको एक बार और रिवाइज करवा दें अगर तुम लोग कहोगे खुद तो इसको अच्छे से पढ़ना, बढ़िया से एक बार रिवाइज कराएंगे जरूर, बढ़िया से पढ़ना, इस साइकिल को अच्छे से याद करना बढ़िया से, ठीक है। क्रेब्स साइकिल तुम्हारा बढ़िया से बता दिया हूँ कैसे क्या क्या है, कितना एटीपी, कैसे क्या क्या है सब बता दिया हूँ ना। अच्छे से पढ़ो, इसको बार बार रिवीजन करो। हमारे लेक्चर हो सकता है जितना शेयर कर सकते हो उतना करो शेयर। अगर कुछ भी इसमें प्रॉब्लम होती है फिर से कमेंट करना, हम फिर से सारी चीज़ों को समझाएंगे, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस में। तो इसको बढ़िया से देखना। तो इन द प्रोडक्ट सब कुछ बता दिए है ना, सब कुछ बता दिए हैं। आया तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो और जितना हो सकता है हमारे लेक्चर को शेयर करो गाइस, ठीक है। आप लोग शेयर करते नहीं अपने ग्रुप में तो शेयर कर दो यार, जितने कॉलेज स्टूडेंट हो जितने भी हो शेयर करो। हम आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब आपका सिलेबस भी हम जल्दी ही कवर करवा देंगे। 11th का स्टार्ट कर दिए हैं, प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो गया तो बाकी चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, बस यही है। ऑल द वेरी बेस्ट।